वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 5 माय सेल्फ प्रियंका साहब। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि हम किसी भी एसिड का टेस्ट करें तो वो टेस्ट में हमें कैसे लगेंगे? खट्टे लगेंगे। जैसे नींबू का रस, नींबू का जो रस होता है उसमें सिट्रिक या साइट्रिक एसिड होता है। तो जैसे नींबू के रस को तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, पर हर एसिड का टेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए टेस्ट से पहचानना उचित नहीं होगा। क्योंकि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कुछ नॉर्मल एसिड होते हैं, जो प्राकृतिक एसिड होते हैं, जो नेचुरल एसिड होते हैं, ये हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम आसानी से टेस्ट करके बता सकते हैं कि यह एसिड है या क्षार है। क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा आता है, और जो बेस होता है, क्षार होता है, उसका टेस्ट क्या आता है? कड़वा आता है। तो टेस्ट से हम पहचान सकते हैं। बट अगर कोई हार्मफुल एसिड रहा तो हम उसे नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए एक पीएच स्केल है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि या तो वो एसिड है या तो क्षार है। अब पीएच स्केल जो होती है उसमें यदि 7 से वैल्यू कम आए, 0 से 7 के बीच में अगर वैल्यू रही पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा? एसिड होगा। और हमारी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी तो वो हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी लिक्विड है वो क्या होगा? हमारा क्षार होगा। बट अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाती है तो वो उदासीन हो जाता है, और उदासीन वैल्यू होती है वाटर की। तो जो जल है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल का हम टेस्ट करें तो हमें कैसे लगेंगे? खट्टे लगेंगे। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है, यदि नीला लिटमस पेपर हम ले और उस पर किसी एसिड की मात्रा डालें तो वो नीला लिटमस जो होगा उसका कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? तो वो रेड कलर में चेंज होगा, ब्लू से रेड हो जाता है। पीएच वैल्यू, एसिड की पीएच वैल्यू होती है 7 से कम, और अगर 7 से अधिक रहेगा तो वो क्या होगा? क्षार कहलाएगा। यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल की जो डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे ऐसे जो H+ आयन जल में घुलने पर H+ आयन दान देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं। तो यह जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। यह धातु को संक्षारित करते हैं, यह धातु को संक्षारित करते हैं। संक्षारण वर्ड जो है संक्षारण से है। आपको पता होगा जैसे लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगने से धातु क्या होती है? उनका क्षय होता है, नुकसान होता है। यही क्या कहलाता है? धातु संचारण कहलाता है। वैसे जैसे मान लीजिए किसी हमने कोई भी अगर मेटल, कोई भी धातु वाले बर्तन में अगर हम एसिड डाल के रखते हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे कि जो उसकी जो परत है उसमें चेंजेस आएगा, परत में क्या होगा? क्षय होगा। इसीलिए हम आमतौर पर अचार, मुरब्बा वगैरह धातु के बर्तन में नहीं रखते। हम मुरब्बा और अचार को रखने के लिए बर्नी या कांच के बर्तनों का यूज करते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो धातु को क्या करते हैं? संचारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड आपने धातु में डाला और एकदम से संचारित होकर ज्यादा टाइम तक लॉन्ग पीरियड वो अगर रहेगा तो धातु को संचारित करेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पर कभी कभी एग्जाम में अगर ऑप्शन में पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया जाएगा तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो उसके लिए सही ऑप्शन होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में दिए हो तो हम किस पर टिक करेंगे? तो हम टिक करेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये है पीएच का फुल फॉर्म। तो एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, पीएच 7 से कम होता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यह धातु को संचारित करते हैं। ये तो हो गए हमारे अम्ल। अब हम देखेंगे कि अम्ल कितने टाइप के होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है। अभी हमने देखा कि अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ एसिड।
एसिड के कितने प्रकार होते हैं, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? तो अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। एक तो नेचुरल एसिड होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। प्रकृति ने दिए हैं मतलब पेड़ पौधे और अगर जंतुओं से अगर किसी कोई एसिड हमें प्राप्त हो रहा है, कोई अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा एसिड होगा? तो वो प्राकृतिक एसिड या नेचुरल एसिड होगा। और यदि मानव द्वारा प्रयोगशाला में लैब में हम अगर बना रहे हैं किसी एसिड को तो वो कौन सा रहेगा? संश्लेषित एसिड या खनिज अम्ल रहेगा। तो प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल जिन्हें पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। नेचुरल एसिड क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं? तो वे अम्ल जिन्हें पेड़ पौधे या जंतु से प्राप्त किया जाता है वो हमारे होते हैं नेचुरल एसिड। और खनिज अम्ल वे अम्ल जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ऐसे अम्ल जो मानव द्वारा लैब में बनाए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं खनिज अम्ल, संश्लेषित अम्ल या फिर मानव निर्मित अम्ल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये। और प्राकृतिक अम्ल नेचुरल अम्ल सिट्रिक अम्ल, ये काय में होता है? नींबू के रस में। ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये काय में होता है? टमाटर में। देखिए ये जो टमाटर है ये हमें पौधे से प्राप्त होता है और जो नींबू होता है ये भी हमें पौधे से प्राप्त होता है। तो वे अम्ल जिन्हें पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उन्हें प्राकृतिक अम्ल या नेचुरल अम्ल कहा जाता है। तो देखो नींबू के रस में कभी कभी पूछा आता है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पूछा जाता है तो वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और ऐसे कौन से अम्ल हैं जिन्हें संश्लेषित अम्ल या खनिज अम्ल कहा जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, दे दिया जाता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, चाय में कौन सा होता है, नींबू, टमाटर, इमली, सिरका, आंवला, चींटी का रंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है। क्वेश्चन कैसे बनता है? तो पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। और दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? एप्पल में कौन सा अम्ल होगा? तो मैलिक अम्ल होगा। और जो चाय का जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है टी से आप याद सकते हो टैनिक। चाय में कौन सा होता है? टैनिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली में टार्टरिक, इमली को इंग्लिश में टार्टरिक कहा जाता है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि टार्टरिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। आंवला में होता है स्कॉर्बिक अम्ल। और हमने जब विटामिन वाला चैप्टर देखा था तो हमने देखा था कि विटामिन जो सी था हमारा उसका रासायनिक नाम भी यही था। क्या था? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम था, केमिकल नेम था एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। और हमने देखा था कि विटामिन सी की पूर्ति हम क्या करते हैं? खट्टी चीजों को खाने से करते हैं, जैसे आंवला हो गया। तो आप यहाँ से ऐसा रख सकते हैं कि आंवले में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल।
जैसे हमें किसी चींटी या फिर कोई इंसेक्ट, कोई कीटाणु, किसी चीज ने, किसी कीड़े ने हमें काट दिया और जो उसका जो डंक है वो हमारी बॉडी में अगर छोड़ देता है तो क्या होता है, वहां पर हमें खुजली होती है और क्या होता है, रेड रेड रेसेस टाइप हो जाते हैं और या तो कभी कभी जो होता है वो यहाँ पे सूज भी जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना होगा, वहां पर खाने का जो सोडा होता है उसको आप डाल सकते हो। तो खाने का सोडा डालने से क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक, अगर चींटी ने डंक मार दिया तो उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाने का सोडा उस सतह पर जहाँ पे हमें काटा है उस भाग पर हमें खाने का सोडा लगाना चाहिए। खाने का सोडा अगर हम उस भाग पे लगाते हैं तो हमें रिलीफ मिलेगा। चींटी के डंक के उपचार में किसका यूज किया जाता है, तो खाने के सोडा या खाने का सोडा। ये तो हो गए इम्पोर्टेंट नेचुरल अम्ल। कौन कौन से होते हैं, तो ये लैक्टिक, मैलिक, टैनिक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक, एसिटिक, एस्कॉर्बिक, फॉर्मिक और मेथनॉइक। ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल अम्ल है और ये काय काय में पाए जाते हैं, तो हमने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हम लेब में किस टाइप के या लेब में कौन कौन से हम अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, वो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट, एसिड टू टाइप के होते हैं हमने देखा। फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल एसिड और सेकंड होता है संश्लेषित एसिड या मानव निर्मित एसिड या खनिज अम्ल। वे अम्ल जो लेब में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, तो वो तो हो गया एक हमारा HCl और एक दूसरा है हमारा H2SO4। अब क्या होता है, अब हम कैसे लेब में बनाए जाने वाले कौन से जो भी अम्ल होते हैं, वैसे तो सारे के सारे हार्मफुल होते हैं, पर इनमें से कुछ अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल और दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे वो कौन से रहेंगे, HCl, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो HCl होते हैं ना, ये जल में घुलने पर H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाते हैं। H2SO4 भी H प्लस और SO4 माइनस, ये ऐसे आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में घुल कर H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वैसे तो जो हमारे अम्ल होते हैं ना, सभी तो H प्लस आयन देते हैं, पर हम पहचानेंगे कैसे कि प्रबल अम्ल कौन से, दुर्बल अम्ल कौन से। तो देखिए क्या होता है, अगर जल में पूरी तरीके से घुल जाए, जो हाइड्रोजन वाले हैं वो पूरी तरीके से घुल जाए और पूरे हाइड्रोजन घुल कर H प्लस आयन दे देंगे, तो हम कहेंगे कि वो प्रबल अम्ल है। जैसे दुर्बल अम्ल में क्या आएगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये जल में घुलने पर CH3COO माइनस और H प्लस आयन देता है। तो देखिए इन्होंने तो H प्लस आयन दिए पर पूर्ण रूप से आयनित हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो CH3COO माइनस, ये जो दिख रहा है आपको CH3COO माइनस, ये वाला, इसमें यहाँ पर जो है हमारे हाइड्रोजन के आयन बच चुके हुए हैं। हाइड्रोजन के पूरे आयन आयनित नहीं हुए हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है और ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। इसमें से देखिए पूरे के पूरे हाइड्रोजन इधर निकल गए और इसमें से भी निकल गए, तो जल में घुलने के बाद अगर पूरे हाइड्रोजन निकल जाए या पूरी तरीके से आयनित हो जाए तो वो प्रबल अम्ल हो गए, और कुछ भाग आयनित हो, कुछ H प्लस आयन निकले और कुछ बच जाए तो वो हमारे क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ये हमारे प्रबल अम्ल और ये है हमारे दुर्बल अम्ल। अब हम देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि
अम्ल से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा और अम्लराज। ये क्वेश्चन है। किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल या रसायनों का राजा कहा जाता है, और इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। बैटरी एसिड। अब इसे बैटरी एसिड क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि H2SO4 का यूज कार की बैटरी में किया जाता है। कार में किया जाता है, कार की बैटरी में, इसीलिए इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, और हिंदी में हम कहते हैं इसे रसायनों का राजा। बट ये और अम्लराज, इन दोनों में अंतर है। अब अम्लराज क्या होता है? दो अम्लों से मिलकर बनता है। अम्लराज दो अम्लों से मिलकर बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो अम्लराज होता है या एक्वारेजिया होता है वो कौन से दो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो वो होता है HCl और HNO3। HCl और HNO3। पर ये दोनों अम्लों को मिलाने पर क्या बनता है? हमारा अम्लराज बनता है। पर क्या होता है ना, अम्ल क्या होता है? टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेट और एक होता है डाइल्यूट। अब देखो, कॉन्सेंट्रेट जिसे सांद्र कहा जाता है और डाइल्यूट मतलब होता है तनु। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेट सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। यदि ये जो कॉन्सेंट्रेट वाला, जो सांद्र वाला जो अम्ल होता है, जिस भी अम्ल के सामने कॉन्सेंट्रेट लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि उसमें वाटर एक भी बूंद नहीं है, उसमें पानी नहीं है। जब हम लैब में जाते हैं और वहां पर हमें प्रैक्टिकल जो कराए जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो उसमें क्या होता है, बॉटलों, कांच की जो बॉटल होती है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट CO NS ऐसा डॉट लिखा होता है, और इन कुछ बॉटलों पे DIL लिखा होता है। अब देखो, H2SO4 की तो दो बोतलें हैं, पर एक के सामने कॉन्सेंट्रेट लिखा है और एक के सामने डाइल्यूट लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा नहीं है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि क्या होता है, उसमें पानी होता है। तो अब पानी कैसे होता है? तो देखो, जो कॉन्सेंट्रेट हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने H2SO4 लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक परख नली में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया। मान लीजिए कि हम इसमें क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं। अब हमें उसे क्या करना है, डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, उसमें पानी नहीं डालोगे। कभी भी अम्ल और क्षार में पानी नहीं डाला जाता है। उसे डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक परख नली लेना होगा। परख नली में आपको पानी भर लेना है, और आधा या जितना भी आपको भरना है उसमें भर लो, और फिर उसके बाद इससे आपको डालना है, और उस ज्यादा नहीं डालना है, 1-2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद ऐसा डालना है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला जो हमारा जो एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब जो सांद्र था वो कैसा हो गया, पतला हो गया। पानी डालने से वो क्या हो गया, पतला हो गया। तो ये अंतर होता है कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट में। अब जो अम्लराज होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अम्लराज होता है वो दो अम्ल किन किन से मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। और ये वाला होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। अब ये वाला भी हमें क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेट लेना है, सांद्र लेना है, और ये भी हमें क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेट लेना है। दोनों सांद्र लेना है, HCl भी सांद्र लेना है और HNO3 भी हमें सांद्र लेना है। अब पूछा क्या जाता है इसमें कि कितने रेशो में डाला जाता है? तो इसमें HCl को लिया जाता है 3 रेशो में और HNO3 को लिया जाता है 1 रेशो में। तो जब भी पूछा जाता है कि अम्लराज क्या होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, उसमें सारे ऑप्शन में देखना आपको HCl HNO3 मिलेगा, बट वहां पर क्या चेंज मिलेगा, किसी के सामने कॉन्सेंट्रेट लिखा होगा, किसी के सामने डाइल्यूट लिखा होगा, या दोनों डाइल्यूट फॉर्म में हो गए,
तो हमारा जो सही वाला होगा वो होगा दोनों के सामने कॉन्सेंट्रेट या सांद्र लिखा हुआ होना चाहिए। और इसका रेशो क्या होता है, तो इसका रेशो होता है 3:1। हमें अगर मान लो 3 भाग, रेशो का मतलब यही होता है कि 3 भाग अगर हम HCl डाल रहे हैं तो 1 भाग उसमें क्या होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग हम HCl के लेंगे और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के लेंगे, उनको मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा अम्लराज। और इस अम्लराज को क्या इंग्लिश में कहा जाता है, एक्वारेजिया। हिंदी मीडियम वालों को भी आपको एक्वारेजिया याद होगा, रखना होगा, क्योंकि अम्लराज की जगह कभी कभी लिखा जाता है एक्वारेजिया। ये हो गया हमारा। कि अगर पूछा जाए बैटरी एसिड किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। अम्लराज किन दो अम्लों को मिलाकर बनता है, तो वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। किस रेशो में मिलाना है, तो हमें 3:1 में मिलाना है। देखिए नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सोने को गलाने के लिए किसका यूज किया जाता है। सोने को गलाने के लिए अम्लराज का यूज किया जाता है। अम्लराज मतलब HCl प्लस HNO3। कितना रेशो होता है हमारा इसका, 3:1। ये हमारा ये भी होगा कॉन्सेंट्रेट और ये भी होगा कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, सोने को गलाने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस। अब क्षार क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वैसे ही हमारे जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और जो इनकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7 से अधिक, और अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। यह छूने में चिकने महसूस होते हैं। जब भी क्षार की बात की जाए तो आपको देखना है कि साबुन, जो हमारे साबुन होते हैं, शैम्पू होते हैं, वो क्या होते हैं, छूने पर कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं। तो ये होते हैं छूने में चिकने महसूस होते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देते। जो हमारे अम्ल थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, नीले को क्या में चेंज कर रहे थे, तो लाल में चेंज कर रहे थे। और जो हमारे क्षार रहेंगे वो इसका उल्टा करेंगे, लाल लिटमस को क्या करेंगे, नीले लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अब देखो क्या होता है, H प्लस जो आयन होते हैं उसको हाइड्रोजन बोला जाता है, और जो OH माइनस बोला जाता है वो होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे O और H, वो हमारा आया है ऑक्सीजन से और H हमारा आया है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर ये जो OH माइनस आयन बना रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जो भी जल में घुलने के बाद अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे, मतलब OH माइनस आयन देंगे, तो वो हमारे कहलाएंगे क्षार। और यदि जल में घुलने पर वो क्या H प्लस आयन देंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल। अब हम देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या क्या डिफरेंस है। पहला, स्वाद के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा एसिड होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकेंड, जो एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और क्षार की पीएच वैल्यू क्या होती है, हमारी 7 से अधिक होती है। और हाँ, एसिड जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, और क्षार हमारे क्या होते हैं, जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। ये तो हो गए हमारे। और एक चीज थी लिटमस पेपर वाला, जो हमारा अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये हो गए हमारे क्षार। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्षार का NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन देंगे। अब जो ये OH माइनस जो हमारा आयन है उसी को कहा जाता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जो भी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जैसे NaOH, KOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी K प्लस और OH माइनस आयन देंगे। ये हो गया हमारे क्षार। देखिए नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कि सूचक क्या होते हैं। क्या होता है सूचक वे होते हैं जो हमें अम्ल और क्षार में डिफरेंस बताता है। अब हर चीज को हम टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते ना। जैसे कुछ एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो हम एसिड को हर बार टेस्ट नहीं कर सकते। जो नेचुरल एसिड है उसको इजीली टेस्ट करके हम बता सकते हैं, बट जो
हमारे लेग में बनने वाले जो एसिड रहेंगे, जो मानव निर्मित एसिड है, संश्लेषित एसिड है, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो तो जल ही जाएगा ना, हमारा मुंह ही जल जाएगा टेस्ट करने लगेंगे तो। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेब में एसिड की छोटी सी भी अगर बूंद हमारे हाथ पे गिर जाती थी तो हमारे हाथ में या तो जलन होगी या तो हमारा हाथ जल जाता था। तो सेम, तो क्या होता है, स्वाद में हम नहीं पता कर सकते, तो इसके लिए क्या हुआ है, सूचक बनाए हैं। सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार में डिफरेंस बताते हैं। तो देखिए सूचक कौन कौन से होते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल है, देखिए ना। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए एक तो हमारी पीएच स्केल है और एक है हमारा सूचक। सूचक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, उसके लिए सूचक का यूज किया जाता है। तो हम सूचक को कैसे पहचानेंगे, रंग, गंध या स्वाद में परिवर्तन कर अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। अब जैसे कि अगर कलर चेंज हो रहा है, तब हम कलर चेंज हो रहा है तब भी हम बता सकते हैं कि क्या तो अम्ल होगा कि क्षार होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई लाइट कलर का ड्रेस है आपका, या व्हाइट कलर का आपका रुमाल है, या आपकी व्हाइट ड्रेस है, तो उस पर कभी खाना गिर जाता है, तो जैसे ही खाना गिर गया, सब्जी गिर जाती है, तो उस पे तेल के कारण जो उस पे क्या होती है, हल्दी लग जाती है, तो येलो कलर दिखता है हमें। और जैसे ही उस पर हम क्या करते हैं, उस दाग को हटाने के लिए उस पे साबुन लगाते हैं। जैसे ही उस पे साबुन लगाते हैं तो वो जो हमारा जो दाग है येलो कलर का, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वो हल्दी है हमारी, वो है सूचक। हल्दी हमारी एक नेचुरल सूचक है जो क्या करती है, उस पर क्षार, जो और हमारा जो साबुन है वो हमारा क्या है, क्षार है। तो हल्दी जो सूचक है वो ज्ञान काय का करा रहा है कि ये क्षार होगा, सॉरी, हल्दी जो है हमारा सूचक है। और जैसे ही हम साबुन उस पर रगड़ते हैं उस कपड़े पर, तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। तो हल्दी का कलर येलो से किस में कन्वर्ट होता है, रेड में होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है साबुन के कारण। और साबुन हमारा क्या है बेटा, क्षार। सूचक टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है दूसरा संश्लेषित सूचक। या संश्लेषित सूचक जो मानव द्वारा बनाए हुए होते हैं। प्राकृतिक सूचक एक है हमारा हल्दी और एक है हमारा लिटमस। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो भी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक है। क्यों, क्योंकि जो लाइकेन, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक को मिलाकर उसको सुखाकर एक पेपर बनाया जाता है, जिस पेपर को कहते हैं लिटमस पेपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो बना किसका होता है, तो वो बना होता है लाइकेन मतलब शैवाल और कवक से मिलकर लिटमस पेपर बनता है। ये लिटमस पेपर क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी और लिटमस पेपर दो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी के ऊपर, हल्दी वाले किसी दाग पर साबुन लगाने से उसका कलर येलो से क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। यहाँ पर रंग चेंज हो रहा है, रंग के कारण हमें पता चल रहा है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो ये इसमें जो येलो से रेड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो साबुन लगाया था हमने वो क्या है, क्षार प्रकृति का है। लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर पे क्या चेंजेस होते हैं, यानी ब्लू वाला लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर लाल हो जाता है, तो वो क्या होगा, अम्ल। किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। और अगर लाल लिटमस पेपर हमारा जो होता है वो नीले लिटमस पेपर में अगर कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा क्या रहेगा, क्षार रहेगा। हम ऐसे रंग से भी पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। अब दो हमारे संश्लेषित सूचक है, एक है मेथिल ऑरेंज और एक होता है हमारा फिनोफ्थैलीन। अब जो फिनोफ्थैलीन होता है हमारा, अगर उसमें हम अम्ल डालेंगे तो वो रंगहीन रहेगा, क्योंकि जो फिनोफ्थैलीन होता है एकदम जैसा हमारा वाटर होता है ना, वाटर का कोई कलर नहीं होता, सेम उसके जैसा हमारा फिनोफ्थैलीन अम्ल डालने पर उस टाइप का दिखेगा। बट फिनोफ्थैलीन में हम कुछ बूंदे क्षार की डालेंगे तो वो जो हमारा फिनोफ्थैलीन जो विलयन है वो किस कलर का दिख जाएगा, गुलाबी मतलब पिंक कलर का का होता है। ये लैब में हमने बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल किए हुए हैं, इसमें गुलाबी कलर बनता था। और ये जो मैथिल ऑरेंज होता है, मैथिल ऑरेंज में हम क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे तो जो मैथिल ऑरेंज है वो रेड कलर में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। और अगर हम उसमें मैथिल ऑरेंज में अगर क्षार डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, हमारा पीला कलर देगा।
तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि मेथिल ऑरेंज में अगर हम क्षार डाल रहे हैं तो कौन सा कलर बनेगा। तो मेथिल ऑरेंज में अगर हम क्षार डाल रहे हैं तो पीला आएगा, मेथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डाल रहे हैं तो हमारा कलर लाल आएगा, और हमारा फिनोल्फ्थेलिन में अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो रंगहीन रहेगा क्योंकि वाटर का कोई कलर नहीं होता, सेम वाटर के कलर जैसा होता है। और फिनोल्फ्थेलिन में अगर हम क्षार डालेंगे तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, गुलाबी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे सूचक। अब हम देखेंगे कि एक सूचक के थ्रू हमने बता दिया कि कैसे कौन सा अम्ल होगा और कौन सा क्षार होगा। और हाँ, एक लौंग का तेल होता है, लौंग की जो तेल की जो गंध होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, उस गंध से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल में कैसे पता चलता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। देखिए नेक्स्ट। ये हमारी होती है पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल आपको दिख रही है इसमें क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं अलग अलग। यहाँ से कलर क्या होता है, एकदम रेड कलर रहता है और यहाँ से रेड कलर से धीरे धीरे फीका होते जाता है, और यहाँ पर ग्रीन कलर रहता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे ग्रीन से स्काई ब्लू, फिर रॉयल ब्लू, ऐसे होकर यहाँ पर डार्क बैगनी कलर हो जाता है। ठीक, यहाँ स्टार्टिंग जहाँ पर होता है यहाँ पर रेड कलर होता है और यहाँ पर क्या होता है, हमारा बैगनी कलर होता है, और यहाँ पर जो उदासीन जो होता है वहां पर ग्रीन कलर होता है। ये इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये हमारी है पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में इस स्केल की खोज की थी। इस स्केल के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ये तो बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, बट इस स्केल की सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल क्षार है, या कोई न्यूट्रल है। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। क्या होता है, ये जो पीएच स्केल जो होती है हमारी स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से स्टार्ट होकर हमारी 14 पर खत्म होती है। क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। तो पीएच स्केल 0 से खत्म, सॉरी 0 से स्टार्ट होके 14 पे या 14 पर खत्म होती है। ये होती है हमारी पीएच स्केल। और जो पीएच स्केल में जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं 7 की ओर जाते हैं, तो 0 से 7 तक वाला रहता है अम्लीय। 7 तक क्या रहता है, अम्लीय रहता है। और 7 पे जैसे ही पीएच वैल्यू 7 हो जाती है वैसे ही वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से पीएच वैल्यू जैसे 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 बढ़ती है 14 तक जाती है तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम हमने देखा था कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों है, ये दोनों है। यदि ऑप्शन में ये है तो आप इसको टिक करिए, यदि ऑप्शन में ये है तो इसे टिक कर लीजिए। अब क्या आता है, जो पीएच स्केल होती है हमें पता है कि जो हमारे जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन दान देते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से प्रबल अम्ल है और कौन से दुर्बल अम्ल है। तो जैसे ही पीएच वैल्यू हमारी 0 से लगभग 2 या 3 तक, 0 से 3 तक रहती है तो यहाँ पर जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा एसिडिक होते हैं, ज्यादा अम्लीय होते हैं। और जैसे जैसे उसकी पीएच वैल्यू बढ़ते हुए 7 की ओर जाती है तो उसका जो अम्लीय गुण होता है धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाता है। और 7 पर पहुंचने पर इसका अम्लीय गुण क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और पीएच वैल्यू यहाँ 7 पे जाकर क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो जो पीएच वैल्यू 7, पीएच इक्वल 7 वैल्यू वाला हमारा होता है वाटर या जल। जल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। और फिर 7 से जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर कम क्षारीय होगा और एकदम यहाँ से 12 से 14 तक क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारीय हो जाएगा। अब पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या होता है, प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है 0 से 3 के बीच में। 0 से 3 के बीच में जो हमारे प्रबल अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है, 0 से कहाँ तक होती है, 3 के बीच में होती है। और ये जो 4 से 7 तक होते हैं ये हमारे क्या आते हैं, दुर्बल अम्ल में आते हैं। और जो हमारे प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, उसकी पीएच वैल्यू होती है
पीएच वैल्यू होती है 12 to 14 या 14 to 12, जो बोलना चाहे वो। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर पीएच वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है। पीएच वैल्यू 0 है तो हम सोचेंगे पीएच वैल्यू 0 है तो इसको उदासीन कर देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय तो होगा पर ये प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा, प्रबल अम्लीय। और अगर पीएच 14 हो तो ये क्या रहेगा, प्रबल क्षारीय या बेसिक। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर होता है, बीच में जब उदासीन वाला पॉइंट होता है वहां ग्रीन कलर होता है, और यहाँ पर कौन सा कलर होता है, प्रबल क्षार में बैंगनी कलर आता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको पता होगा ना कि H+ आयन की जो सांद्रता है यहाँ से 7 पे, तो यहाँ एकदम H+ आयन की सांद्रता कम रहेगी, पर जैसे जैसे 7, 6, 5, 3 होते जाएगा तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएंगी। क्यों, क्योंकि 0 से 3 तक हमारे प्रबल अम्ल है। तो जब हमने पढ़ा है कि प्रबल अम्ल की H+ की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इधर आने पर हमारी क्या कहते हैं, अम्लीय जो गुण है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी के साथ H+ आयन की सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब H+ आयन की सांद्रता इधर बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर OH- आयन की सांद्रता हमारी क्या होगी, घटेगी। और यहाँ से हमें पता है कि क्षार हमारे होते हैं वो OH- आयन देते हैं, तो यहाँ से OH- की सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि हमारा 14 तक जाने पर ये प्रबल क्षार बन जाता है। तो यहाँ सांद्रता बढ़ रही है तो हम यहाँ बोलेंगे H+ आयन की सांद्रता घटेगी। सांद्रता यहाँ पर क्या होगी बेटा, घटेगी। आपको याद रखना है कि OH- की सांद्रता जब बढ़ रही है तो H+ की सांद्रता घटेगी, और जब H+ की सांद्रता बढ़ रही है तो यहाँ OH- की सांद्रता घटेगी। ये हो गई हमारी पीएच स्केल, ये हो गया सारा। अब हम देखते हैं ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जिनकी पीएच वैल्यू हम देख लेते हैं। पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कुछ पीएच वैल्यू है, इनके सोर्सेज दिए हुए हैं और इनकी पीएच वैल्यू दी है। आइए हम देखते हैं। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर डाइल्यूट HCl है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्योंकि HCl को मतलब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, फिर भी वो एक प्रबल अम्ल की तरह ही कार्य करेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। H2SO4 जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, और बैटरी अम्ल, क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल जो होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में। पीएच वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है। जठर रस HCl जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय में जठर रस का स्रावन होता है, और जो जठर रस का जो आमाशय में स्रावन होता है ना, वही उसमें क्या होता है, HCl होता है। तो ये जो जठर रस है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 1.5 से 3.5 तक। नींबू का रस और जो सिरका है उसका, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक, और जो सिरका एसिटिक अम्ल, इन दोनों की पीएच वैल्यू है 2.2 से 3.4 तक। जो हमारा टमाटर है, टमाटर में कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, और जो बियर, टमाटर और बियर में 4.0 से 4.4 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। जो हमारी कॉफी है, टी है, मतलब चाय है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 4.5 से 5.5। जो हमारी कॉफी और जो चाय होती है ना, वो वैसे तो हमें टेस्ट में मीठी लगती है, बट क्योंकि हम उसमें शुगर डालते हैं, पर उसकी जो अगर हम पीएच वैल्यू चेक करें तो वो क्या होती है, अम्लीय होती है। जो कॉफी और चाय होती है वो हमारी क्या होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा 2.0 से 5.6 के बीच में हो तो ऐसी वर्षा जिसकी पीएच वैल्यू 2.0 से 5.6 के बीच में हो तो वो कौन सी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होगी। और दूध और जो हमारी लार होती है, दूध की पीएच वैल्यू और लार की पीएच वैल्यू 6.4 से 6.6 के बीच में होती है। यूरिन, मूत्र, इसका पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है 6। ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.3 से 7.5 के बीच में होती है, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7.4 मानी जाती है। समुद्री जल क्या होता है, वो खारा होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.5 से 8.3 होती है। ये क्षारीय हो गए।
जो हमारा ब्लड है वो भी क्षारीय है, समुद्री जल भी क्षारीय है। और जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, खाने का सोडा, जो हमारा खाने का सोडा होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 9.2। प्रति अम्ल की पीएच वैल्यू होती है 10 से 11 के बीच में। साबुन का पानी, अगर हम साबुन का घोल बना रहे हैं पानी के साथ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5। और तनु NaOH, NaOH को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अगर तनु NaOH है तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी 13, और अगर कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी 14। अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सबसे प्रबल अम्ल यहाँ पे हमारा होता है HCl। कॉन्सेंट्रेट HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल होता है, और प्रबल क्षार हमारा है होता है NaOH। क्योंकि प्रबल क्षार कौन सा होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 14 होती है। और प्रबल अम्ल कौन सा होता है, जिस सबसे ज्यादा प्रबल वही रहेगा ना जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। कभी भी पीएच वैल्यू अगर 0 आए तो उसको वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और पीएच वैल्यू अगर 14 आता है तो वो क्या होगा, क्षारीय। पीएच वैल्यू 14 किसकी होती है, कॉन्सेंट्रेट NaOH या कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई हमारी पीएच वैल्यू। आज हमने इस लेक्चर में अम्ल, क्षारक, सूचक और पीएच स्केल के बारे में देखा, और किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली की न्यू अपडेट्स पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसके आगे लवन हमारा बच चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। चींटी के डंक के उपचार में हम क्या करेंगे, तो जो चींटी का डंक होता है उसमें होता है हमारा कौन सा होता है, हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है या मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल होता है। आपको पता है ना कि अगर चींटी का डंक है उसमें अम्ल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें क्षार डालना होगा। तो क्षार डालने से क्या होगा, अम्ल और क्षार मिलके क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो जब चींटी के डंक के उपचार के लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का या खाने के सोडे का यूज करना पड़ेगा, या तो हमें उसके जगह पे जो एक नेटल नाम का एक पौधा होता है, जो जिसकी पत्तियों पर ऐसे छोटे छोटे रोम छींटे जैसे ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये नेटल का जो पौधा होता है, इसको आप पीस कर उसका रस भी अगर लगा लेते हैं तो क्या होता है, वो चींटी का जो डंक है उससे आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने देखी। आज देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनके सूचक क्या होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू क्या क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, उनकी खोज, पीएच स्केल की खोज किसने की, बहुत सारे सोर्सेज के पीएच वैल्यूज देखी। ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हमने इस लेक्चर में देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू देखी और सूचक देखे, सारी चीजें देखी। हमारा लवण बच चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, लवण क्या होते हैं, लवण के क्या क्या यूज होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।